हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ लेकर के आए हैं नया सा। जैसे कि आप थंबनेल को देख करके समझ ही गए होंगे, एग्ज़ाम मास्टरी टिप्स कि आप ऐसा क्या करें एग्ज़ाम में कि आप एग्ज़ाम को बहुत ही परफेक्टली अटेंड कर सकें, एग्ज़ाम में आप मास्टर बन सकें। तो वो कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको अपनी क्लास में सबसे यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती हैं, बिल्कुल यूनिकनेस प्रोवाइड करती हैं। तो वो कौन कौन से टिप्स हैं जिससे आप क्लास में एक अलग से एक एज अ स्टार शाइन करेंगे, या फिर घर में भी अगर बात करें तो सबसे परफेक्ट और सबसे मैक्सिमम मार्क्स आप ही गेन कर सकते हैं। तो वो टिप्स आखिर कौन कौन सी है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में आप सभी के साथ। फर्स्ट पॉइंट जो आपको मास्टरी अचीव कराएगी वो है टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है जिसे हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि आखिर हमें अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है एग्जाम में। जो हमारा एग्जाम होता है मैक्सिमम वो 130 आवर्स का, या फिर हमारा 3 आवर्स का एग्जाम होता है मैक्सिमम। वैसे कॉमन बात करें तो 3 आवर्स का ही हमारा एग्जाम होता है, ठीक है। तो हमें वो ही मैनेज, अब 3 आवर्स लगता है देखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, बट वो भी हम मैनेज नहीं कर पाते। हमारा एट लास्ट क्या होता है, पेपर छूटता ही छूटता है। तो अब प्रॉब्लम यही है कि आखिर हमें अपने टाइम को कैसे आखिर मैनेज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें समझनी है वो ये है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें मैक्सिमम जो आवर्स हैं वो हमें कितने मिले हैं। इट मीन्स हमारी टाइम लिमिट क्या है, जो कि मैंने एग्जांपल बताया आपको कि आपकी 3 आवर्स होती हैं। दूसरी चीज़ कि हमारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कितने आए हैं, ठीक है, वो हमें देखना है। थर्ड वन इज कि आपको एक क्वेश्चन में कितना मैक्सिमम लिखना है, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपकी जो शीट है उसमें कितने पेजेस हैं वो ऑलरेडी आपको पहले से पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ कि अगर आपको पहले से पता होगा तो आप इस चीज़ को प्री प्लान कर पाएंगे बिफोर एग्जाम कि आखिर आपको किस मार्क्स के क्वेश्चन में कितने पेजेस कवर करने हैं। तो उससे क्या है, जब आप एग्जाम में आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टाइम वहाँ सेव होगा, क्योंकि आपने चीज़ों को प्री प्लान किया हुआ है। तो इस तरीके से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो इन 4 चीज़ों का आप पहले अगर ध्यान रखेंगे तो आप टाइम को ऑलरेडी मैनेज कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि आपको ये ध्यान रखना है, जो मैं बार बार वीडियोस में बताती हूँ, वो है आपकी स्पीड। कि डिपेंड करेगा कि आपकी स्पीड कितनी है। देखिए, मैं हर एक स्टूडेंट को कवर करके चलती हूँ, बट आपको अपने ऊपर सोच के चलना है कि आपकी स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। अब आप कहोगे मैम आपने तो ये कहा था कि भाई इतने पेजेस आपकी शीट में आएंगे, आप इस क्वेश्चन में इतना लिखो, जैसे कि मैं अपनी दूसरी वीडियोज में बता भी चुकी हूँ। तो ऐसा आपको करना है तब जब आपको अपनी स्पीड के बारे में पता हो। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी स्पीड आपकी है, देन यू हैव टू कवर मैक्सिमम पेजेस इन अ वन क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन की बात करूं। बट अगर आपकी स्पीड कम है, बिकॉज ऑफ कि मैं ये भी बोलती हूँ कि आपको सभी आंसर अटेम्प्ट, तो आपको अपनी स्पीड का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ों का ध्यान रख करके देन पेपर को अटेम्प्ट करना है। इससे आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका मास्टर टिप के लिए वो है रिव्यू आंसर्स। कि आपको अपने आंसर्स को रिव्यू करना है। तो इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि जब आप एक इंडिविजुअल आंसर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तभी का तभी आपको क्या करना है कि आपका एक आंसर कंप्लीट हुआ, देन तभी के तभी आपको ये चेकआउट करना है कि आपने आंसर कंप्लीट कर भी दिया है या नहीं। बिकॉज ऑफ कुछ क्वेश्चंस में हमारी एक ही चीज़ें पूछी हैं, बट कुछ क्वेश्चंस के 2 या 3 पार्ट होते हैं, या कुछ एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें पूछी होती हैं। तो हमें आंसर को कंप्लीट करते के साथ ही या फिर करते रहने के टाइम पर हमें ये चीज़ चेकआउट करनी है कि हमने आंसर कंप्लीट किया है या नहीं। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जब आपका पेपर ऑल ओवर कंप्लीट हो जाता है तब आपको अपने आंसर्स को चेक करना है कि आपने सभी आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं या नहीं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपने हाफ तो नहीं छोड़ दिया, या फिर आंसर्स को अटेम्प्ट करते हुए आपका कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो आपने बीच में स्पेस छोड़ दिया, उसको कवर करना है आपको। वो कवर कर लिया है आपने या नहीं किया कंप्लीट, ठीक है। आंसर की आपकी लेंथ कितनी है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, कितनी लेंथ में आपने उस आंसर को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। किसी भी कोई आंसर में कोई कमी तो नहीं रहेगी, ठीक है। या फिर कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करनी थी, तो आंसर के रिव्यू में ही आप इस चीज़ को देख लोगे कि जो आपके बोल्ड पॉइंट थे, जो हाईलाइटेड पॉइंट थे, जो आपके प्लस पॉइंट आपको एग्जामिनर को शो करने हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम पेपर, आपको वो चीज़ें देखनी है, चेकआउट करनी है कि कुछ चीज़ें आपने बोल्ड की है कि नहीं, अंडरलाइन की है कि नहीं, हाईलाइट की है कि नहीं की है, डेफिनेशंस आपके अलग से दिख भी पा रही हैं या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो आपके प्लस पॉइंट वाले अट्रैक्टिव चीज़ें हैं उसको आपको फोकस करना है आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जाम पेपर। तब आपको ये टाइम स्पेंड करना है अपनी आंसर शीट के, जब आपके आंसर सारे कंप्लीट हो जाते हैं तब।
अनदर पॉइंट इज शो योर वर्क, कि आपने जो अपना काम किया है एग्जाम में, आपने जो पेपर अटेम्प्ट किया है उसको शो करना है एग्जामिनर को। ठीक है, इट मीन्स मैं खुद ही बोल रही हूँ आपको कि आपको यहाँ शो ऑफ करना है। अब शो ऑफ में करना क्या शो ऑफ है, आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास में डालेंगे। मतलब कहने का ये कि आप जो कुछ भी यूनिक करें अपनी शीट में, जो कुछ भी अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक है, उसको आपको एग्जामिनर को शो करना है कि आपने वो काम किया है। ठीक है, कुछ ऐसी हेडिंग्स होती हैं जिन्हें हमें अंडरलाइन करना होता है, मार्क करना होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें हाईलाइट भी करना होता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हमें डायग्राम्स बनाने होते हैं, नहीं भी पूछे तो भी डायग्राम्स आपको बनाने हैं, तो विद द हेल्प ऑफ योर डायग्राम्स आप शो कर पा रहे हैं अपने पॉइंट्स को। ठीक है, जहां पॉइंट्स नहीं भी है वहां भी आप डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद आपको क्लियरली एंडिंग करनी है अपने आंसर की, जिससे एग्जामिनर को कंफर्म हो जाए कि यहाँ आंसर स्टार्ट हुआ था और यहाँ उसका आंसर कंप्लीट हो गया, जिससे एग्जामिनर हैप्पीली आपके आंसर कंप्लीट होने पे आपको मार्क्स दे सके। बिकॉज ऑफ एग्जामिनर को 1 बाय 1 क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वहां तो देने होते हैं आंसर कंप्लीट होने के साथ साथ, जो आपकी आंसर शीट का फ्रंट पेज होता है वहां भी उसको इंडिविजुअली क्वेश्चन के मार्क्स अपडेट करने होते हैं। तो वहां जो है एग्जामिनर को बहुत किलस चढ़ जाती है, बहुत गुस्सा सा आने लग जाता है जब उसको यही क्लियर नहीं हो पाता बच्चे की शीट को देख करके कि कहाँ तो आंसर स्टार्ट हुआ है, कहाँ एंड हुआ है, कहाँ कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कहाँ कुछ नहीं किया। ऐसे ही बच्चे कुछ गड़बड़ी ऐसे भी करते हैं कि वो यही नहीं शो कर पाते कि आंसर नंबर उनका क्वेश्चन पेपर वाला है या अपने अकॉर्डिंग वो आंसर नंबर वहां पे लिख रहे हैं। तो ये चीजें आपको एग्जाम में मतलब जो भी कुछ भी करना है एक तरीके से एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के लिए, कन्विंस करने के लिए अपनी तरफ आपको वो चीज़ों को शो ऑफ करना है, रिप्रेजेंट करनी है। देखिए एग्जाम पेपर सभी लोग करते हैं, सभी स्टूडेंट्स आंसर शीट में लिखते हैं। कुछ के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, कुछ के कम आते हैं, कुछ के बिल्कुल ही नहीं आते, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम क्या अराइज होती है, सभी को साथ में पढ़ाया था, सभी का सिलेबस भी सेम है, वहाँ प्रॉब्लम ही ये होती है कि कुछ स्टूडेंट अपने काम को शो कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो ध्यान रखना। Another point is read questions carefully. Before starting your exam paper आपको सबसे पहला काम ये है कि आपको क्वेश्चंस बहुत ढंग से, बहुत केयरफुली आपको रीड कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, वहाँ टाइम नहीं दिया क्वेश्चन को रीड करते हुए, तो आपका जो आंसर अटेम्प्ट करना है वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मेन फोकस करना है कि क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, वो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। होता क्या है, कभी कभी कोई एक टॉपिक के हमें पता है कि भाई ये क्वेश्चन जो ये टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, इसके ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हुआ क्या, एग्जाम में टॉपिक वही आया लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पूछ लिएगा, बट हमारे माइंड में था अच्छा ये पूछा है, ठीक है ये तो, क्योंकि पिछले काफी सालों से वही पूछा जा रहा था, तो उसने क्या किया, आंसर अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट कर दिया जो उसने सोचा। तो कभी कभी ये चीजें होती है कि सामने लिखा कुछ होता है बट हमारा माइंड उस चीज को रीड नहीं कर पाता, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे कुछ टाइम से चीजें वही हो रही होती हैं जो हमारे माइंड में सेट हो गई होती हैं, बिकॉज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। ऐसा हमारे साथ फेस होता है, बहुत रेयर चीजें हैं ये, होती हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन को ढंग से रीड करें कि उसमें पूछा क्या गया है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि ढंग से जो लिखा है वो हमने समझ नहीं पा रहे, हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या कुछ पूछा जा रहा है, अपने अकॉर्डिंग आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आंसर को ढंग से लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ पूछा है और आपने आंसर कुछ भी लिख दिया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में आंसर्स को गेन करने के लिए, मार्क्स को गेन करने के लिए, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अंडरलाइन और बोल्ड योर हेडिंग्स, की जो आपकी हेडिंग्स हैं आपको उन्हें अंडरलाइन भी करना है, एज वेल उन्हें बोल्ड भी करना है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब ये बात सोचने वाली है कि अगर आपने हेडिंग लिख तो दी, आपने प्रेजेंट कर तो दिया अपने आंसर को, मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। नहीं, आपने जो हेडिंग्स लिखी हैं वो हाईलाइट हों, एग्जामिनर को दिखें ढंग से, तो इसीलिए आपको उन हेडिंग्स को अंडरलाइन भी करना है। कुछ ऐसी हेडिंग्स होती हैं जिन्हें आप अंडरलाइन करें, कुछ ऐसी हेडिंग्स होती हैं जिन्हें आपको बोल्ड करना है। तो इट्स टोटली अप्स टू यू कि आप कहाँ कैसा आंसर लिख रहे हैं, कहाँ कैसी हेडिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आप आंसर को अंडरलाइन कर रहे हैं या फिर बोल्ड कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो उससे ये होता है कि आपका जो हेडिंग्स होती हैं, जो आपका आंसर है वो अट्रैक्टिव बनता है। आपकी जो हेडिंग है वो बोल्ड होंगी, यूनिक दिखेंगी, अट्रैक्टिव दिखेंगी, तो उससे एग्जामिनर के माइंड में ये आएगा कि हाँ भाई बच्चे को चीज़ें क्लियर हैं, पॉइंट्स क्लियर हैं, दैट्स वाई ही और शी राइट दैट टाइप ऑफ डेटा।
इन योर आंसर शीट। तो यहाँ ये चीज़ें रहती हैं, एक तरीके से पार्ट ऑफ पॉजिटिविटी है, आपका प्लस पॉइंट एग्जामिनर के सामने जा रहा है, जो कि आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट लिखते ही हैं हेडिंग, लेकिन कुछ की हाईलाइट होती है, कुछ की दिखती है, कुछ की नहीं दिखती। आप एक बार खुद से भी एग्जाम में करके देखना है, नॉर्मली जहाँ आप अपने नोट्स बनाते हैं ना, वहाँ करके देखना। करना क्या है, आपको 4 से 5 पेजेस के आपने नोट्स बनाए, आप ये सोच के देखना आप एग्जामिनर आप आंसर शीट को चेक कर रहे हैं। ठीक है, आप फटाफट से जब आंसर शीट को चेक करेंगे तो आप ये देखना कि जो चीज़ें आपने बोल्ड की हैं वो दिख पा रही हैं या नहीं, या जो आपने चीज़ें बोले हाईलाइट अंडरलाइन नहीं की वो भी दिख पा रही हैं या नहीं। फटाफट अगर जब कॉपी चेक की जाती है तब उसके बेसिस पे, क्योंकि एक एक लाइन तो एग्जामिनर नहीं पढ़ता, उसको इतना एक्सपीरियंस है कि वो चीज़ों को 1 बाय 1 वर्ड ना रीड करके भी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है कि बच्चे ने लिखा क्या है। तो इसीलिए कहा गया है कि तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट पर जो आपको फोकस करना है एग्जाम में वो है हमारा आंसर शुड बी इन पॉइंट्स एंड सिंबलाइज्ड ऑल्सो, कि आपका जो आंसर आप अटेम्प्ट करेंगे वो आपको कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर है वो आप कोशिश करें कि वो आपको पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप आंसर को लिख तो रहे हैं पॉइंट्स में, वेल एंड गुड, बट आपको पॉइंट्स लिखते हुए उसमें नंबरिंग कभी भी नहीं करनी है। बिकॉज ऑफ आप उसका रीजन समझिए कि आखिर नंबरिंग क्यों नहीं करनी है। अगर आप आंसर में जो आपने जो पॉइंट लिखे हैं उसकी नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग एकदम से काउंटेबल होती हैं कि आपने इतने पॉइंट्स इस आंसर में लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जेन्युइन सी बात है, आंसर के एंड में ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे और वहीं आपका लास्ट पॉइंट काउंट हो जाएगा कि आपने इतने पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। जबकि अगर हम इसका अपोजिट जाते हैं कि आपने आंसर में नंबरिंग नहीं की, आपने सिंबलाइज्ड करके कोई भी आपने पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, कोई डॉट बना के, एरो बना के, कुछ भी, मतलब जो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं पॉइंट्स को स्टार्टअप करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ चीज़ें काउंटेबल नहीं है, वहाँ आपके आंसर की लेंथ के अकॉर्डिंग और आपकी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ मार्क्स मिल जाते हैं कि आपने कैसे प्रेजेंट किया है वहाँ पे आंसर। तो इसीलिए बार बार बोल रही हूँ कि जो आपका आंसर होगा वो आप पॉइंट में लिखें, पैराग्राफ्स में कभी भी ना लिखें, पॉइंट्स में ही लिखें। हर एक पॉइंट के बाद अगर आप लाइन, एक तो क्या है अट्रैक्टिव बनता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं कहूँ तो आंसर पॉइंट में वही बच्चा लिखता है जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, ठीक है, वो हमेशा पैराग्राफ में लिखता है। जेन्युइन सी बात, आप खुद भी सोच करके चलिए कि जब आपको आंसर नहीं आता तो आप उसको कभी पॉइंट में लिखते हैं? नहीं, आप उसको पैराग्राफ में लिखते हैं, क्योंकि आपको नहीं आता आप उसमें कुछ भी लिखते रहते हैं जो आपको समझ में थोड़ा बहुत भी हिंट आती है उस आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहाँ यही कॉन्सेप्ट हमारा एग्जामिनर को लेकर के होता है। मैं आपको एवं कोई भी चीज़ें नहीं बता रही हूँ, मैं आपको अपने लाइव एक्सपीरियंस के थ्रू ये चीज़ें बता रही हूँ। मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं लगता कि अरे कोई भी कुछ भी बोल सकता है इस तरीके से, तो मैं आपको अपना जो अप्रूवल लेटर है वो दिखा सकती हूँ। आप कमेंट में बता सकते हैं, बोल सकते हैं, तो मैं आपको अपना जो अप्रूवल लेटर है उसकी वीडियोज़ भी बना करके शो कर दूंगी, आपको अपना अप्रूवल लेटर ही दिखा दूंगी। तो मैंने भी कॉपीज चेक की हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये मतलब कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस होता है एग्जामिनर का। उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो उनकी थिंकिंग होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आप इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, इसके अकॉर्डिंग पेपर को अटेम्प्ट करें और फिर मुझे बताइए कि आपको ये यूज़फुल लगी जब आपका रिजल्ट आता है, या फिर लिखते हैं कॉपी में, हेल्पफुल रही या नहीं रही। ठीक है, कितना कुछ प्रॉफिट आपके लिए रहा इस चीज़ का। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कि आप लोगों ने इतना मुझे टाइम दिया, भले ही वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है बट आपने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच अगेन। एंड मिलते हैं कुछ टाइम बाद आपकी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अपने कज़न्स जो हैं उनके साथ भी शेयर करें, जिनको भी लगता है कि आप वो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम आने वाला है, उन सभी के साथ ये शेयर करें वीडियो, उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, हेल्पफुल लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें।